हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और आज हम लोग देखने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट जून 2019 का क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम हुआ था 20 जून 2019 को सेकंड मीटिंग में एग्ज़ाम कराया गया था। जैसा कि आपको पता होगा, स्टार्ट के मैंने 50 क्वेश्चन इसके बता दिए हैं और आज हम लोग 51 से 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया था, आंसर के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी बताया था। वैसे ही हम इसको जो क्वेश्चन लगते हैं कि इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, बताना चाहिए, तो मैं उन सबको एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हुआ, आंसर के साथ उसको एक्सप्लेन करता हुआ भी चलूँगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं 51 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा 50 क्वेश्चन और 51 क्वेश्चन। तो ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, इसमें मिलान करना है। तो एपीकल्चर जो होता है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। विटीकल्चर आपके अंगूर की खेती से संबंधित है। पॉमीकल्चर फल से। ओरिकल्चर आपके साग सब्जी से। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और जानना है आपको, जो पीसी कल्चर होता है आपका, पीसी कल्चर होता है वो फिशरीज से, मतलब मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, मत्स्य उद्योग से संबंधित क्या है? पीसी कल्चर महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखिएगा। पीसी कल्चर आपके मत्स्य उत्पादन उद्योग से संबंधित है। और मोरी कल्चर जो है वो रेशम कीट से है। मोरी कल्चर आपका है वो रेशम कीट से संबंधित है। रेशम उत्पादन जो होता है, ठीक है, उससे संबंधित है, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, 52 पे देख लेते हैं। 52 में क्या कहा गया है? इसमें बताना है कि रिएक्टर स्केल की गंभीरता और उससे होने वाली हानि को बताता है, तो वो कौन सा है? ठीक है, तो आप पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि सफीर सिम्पसन स्केल जो होता है वो बताता है आपकी उष्णकटिबंधीय चक्रवात हरिकेन। ठीक है, जो हरिकेन चक्रवात होता है उसकी तीव्रता को बताता है। ठीक है, और हरिकेन आता कहाँ है? यूएसए के फ्लोरिडा तट पर। ठीक है, यूएसए के आपके पूर्वी तट पर आपको देखने मिलता है। साउथ दक्षिण पर पूर्व में फ्लोरिडा के पास आपको हरिकेन देखने को मिलते हैं। तो उसका मापक क्या है, जो स्केल है वो हरिकेन का सफीर सिम्पसन स्केल। ठीक है, ब्यूटफोर्ड स्केल जो होता है हवा की तीव्रता को बताता है, तो ये भी नहीं होगा। फुजीटा स्केल आपका सही होगा। ठीक है, फुजीटा स्केल जो होता है टर्नेडो की गंभीरता और उससे होने वाली क्षय को बताता है, जबकि रिएक्टर स्केल आपके भूकंप की तीव्रता का मापन करता है। तो ये आपका, और जैसा कि आपको पता है कि टर्नेडो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, तो समझ गए होंगे उसको। आगे बढ़ते हैं, इसमें 53 पे देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है? आपका स्थल मंडल कैसे होगा आप समझ सकते हैं। एक उदाहरण से, जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाते हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में आप जाते हैं तो देखते हैं कि आपको ऊंचाई जाने पे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और ऑक्सीजन, बहुत सारे लोग जब पर्वतारोही होते हैं, जब हिमालय पर चढ़ते हैं तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ऊपर जाते हैं, या आप स्पेस में जाते हैं तो भी देखने को मिलते हैं कि ऊपर आपको ऑक्सीजन की मात्रा में कमी देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा है वो स्थल मंडल पे है, और वायुमंडल की बात करें तो वो आपको 20% वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। 54 की बात करें, 54 में पूछा गया वायव्य फोटो लेने के लिए दिन का आदर्श समय क्या होता है। तो वायव्य फोटो क्या होता है? जब हम ऊपर से, जब पृथ्वी के ऊपर से कोई फोटो लेते हैं वायुयान से, या अभी तो आजकल तो सेटेलाइट से इमेज लेते हैं। ठीक है, सेटेलाइट द्वारा इमेज लेने लगे हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि आप वायुयान में या गुब्बारे में जो होता था उसमें कैमरे लगा के फोटोग्राफी की जाती है। ठीक है, नीचे जो धरातल है या कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम फोटो लेते थे। जैसे खासतौर से ये फोटोग्राफी वहाँ पे महत्वपूर्ण होती थी, जैसे कोई फॉरेस्ट लैंड है या फ्लडी एरिया जहाँ पे हम जाके वहाँ पे उसकी मैपिंग नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर इसका उपयोग पहले किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में अधिकांश जितने भी मैपिंग हो रहे हैं वो आपके वायु फोटो से ही हो रहा है, सैटेलाइट इमेजरी से हो रहा है। तो वो जो पूछा गया इसमें आदर्श समय क्या होता है, तो उसमें क्या होता है सूर्य के निम्न तिर्यक। जब निम्न तिर्यक से मतलब होता है कि जब आप वायु फोटो लेते हैं, जब सूर्य का प्रकाश ज़्यादा तिरछा पड़ेगा, ठीक है, सुबह का समय होगा तो वो लेफ्ट साइड में जाएगा, और या शाम में हो तो राइट साइड में उसकी जो शैडो होती है वो ज़्यादा दूर तक जाएगी। तो आप जब फोटो लेते हैं तो जो उसका एक्चुअल फिगर है ऑब्जेक्ट का, उसमें एरर आपको देखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि जब निम्न तिर्यक की स्थिति हो, यानी कि दोपहर के पहले और दोपहर के बाद की स्थिति होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करें 55 में, समझ गए होंगे उसको। 55 में देखते हैं। 55 में
पूछा गया है झूम कृषि के बारे में। झूम कृषि जैसा आप जानते हैं, झूम कृषि को और भी अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे स्थानांतरणशील कृषि, शिफ्टिंग कृषि या काटो एवं जलाओ कृषि। तो ऐसे पूरे विश्व में भी ऐसे बहुत सारी जो आदिम जनजातियां हैं या पुराने समय में ऐसी कृषि देखने को मिलते हैं, लेकिन वर्तमान समय में ऐसे बहुत कम अभी देखने को मिलते हैं कुछ जगहों पे जहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं या ऐसे ट्राइबल्स रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारी कृषि अभी ऐसी भी झूम कृषि देखने को मिलती है। तो भारत में भी ऐसे झूम कृषि को अन्य कई सारे नामों से, स्थानीय नामों से जाना जाता है, तो उसको बताना है आपको। तो जो झूम कृषि है वो कहाँ पे बोला जाता है? उत्तर पूर्व भारत, खासतौर से नागालैंड में। कुमारी की बात करें तो वो कहाँ पे बोला जाता है? वो आपको पश्चिमी घाट, खासतौर से केरला में, ठीक है, आपका केरला में देखने को मिलता है पश्चिमी घाट में। और जो आपका ये वाटरा है, वो वाटरा कहाँ पे देखने को मिलता है आपका? वाटरा देखने को मिलता है आपका कहाँ पे? वाटरा हो जाता है आपका पूर्वी राजस्थान, और पेंडू हो जाता है पोडू हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो समझ गए होंगे, झूम आपका उत्तर पूर्व भारत, कुमारी पश्चिमी घाट, वाटरा आपका पूर्वी राजस्थान, और पोंडू आपका हो जाता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और वहीं बात करेंगे दीपा एक है, जैसा कि दीपा एक है, उसको हम क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ में दीपा, जो बस्तर जी की जनजातियाँ हैं, मतलब दक्षिणी छत्तीसगढ़ का मैप देखेंगे तो जो छत्तीसगढ़ का निचला भाग है आपका, बस्तर का पठार, उस क्षेत्रों में आपको दीपा झूम कृषि को दीपा नाम से जाना जाता है, ठीक है। दीपा नाम से उसको जाना जाता है, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण भी है। तो ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि सर्वाधिक घनत्वाला समुद्री जल कौन सा है? तो इसको बताना है आपको। तो कौन सा आपका सर्वाधिक घनत्वाला जल है, तो वो कौन सा है आपका? तो पहले आप ये जान लें कि जो सागरीय घनत्व होता है उससे, सागरीय घनत्व का संबंध किससे है? आपका तापमान से हो जाएगा। पहला तापमान से, सैलिनिटी से, मतलब लवणता से, और वायुदाब, जो एयर प्रेशर होता है, इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। खासतौर से आपका टेम्परेचर से इसका खास संबंध होता है, लवणता, समुद्री लवणता का, उस पर टेम्परेचर का, तापमान का सर्वाधिक आपको क्या होता है? उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपका सर्वाधिक घन तो आपको किस जल में देखने को मिलता है? तो वो है आपका अंटार्कटिक समुद्री तलीय जल, ठीक है। अंटार्कटिक समुद्र जल में सर्वाधिक घन देखने को मिलता है। आगे बढ़े। इसमें पूछा है कि क्योटो प्रोटोकॉल संशोधन स्वीकार किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल संशोधन स्वीकार किया गया। पहले ये जान लें कि क्योटो प्रोटोकॉल है क्या। जैसा कि आपको पता है कि 1992 में जब प्रथम रियो सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील में, रियो में, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में। तो वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था UNFCC, ठीक है। उसका नाम क्या था? उसका नाम था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो वहाँ पे जो बात की गई थी, वो बात की गई थी कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं और ग्रीन हाउस गैसों और जो गैसों को पे कैसे नियंत्रण किया जाए, जिसमें बहुत सारी गैसें थी, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ। जो तापमान पृथ्वी का बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसों के कारण बढ़ रहा है, तो उसके नियंत्रण के लिए यहाँ पे एक समझौता होता, सम्मेलन हुआ था, ठीक है। उसको नियंत्रण करने के लिए ये समझौता होता 1992 में, ठीक है। वही जब उसके बाद 1997 मतलब जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ वो 11 दिसंबर 1997 में जापान में हुआ था, ठीक है। जापान के शहर जो क्योटो हो, जापान का एक शहर है क्योटो, वहाँ पे हुआ था 1997 में। लेकिन जो लागू हुआ वो 16 फरवरी 2005 में हुआ, ठीक है। ये जो लागू हुआ था वो कब हुआ था? 16 फरवरी 2005 में लागू हुआ। और कब तक के लिए हुआ? ये 2012 तक के लिए चला, यानी 2005 से लेकर 2012 तक जो क्योटो प्रोटोकॉल में जितने भी सम्मेलन हुए वो कहाँ पे हुए? आपके क्योटो में हुए, ठीक है। और इसके बाद जब 2012 के बाद द्वितीय सम्मेलन हुआ, ठीक है, द्वितीय प्रतिबद्धता हुई, तो वो कहाँ पे हुआ? कतर की राजधानी, आपका कतर की राजधानी जो है, कतर की राजधानी है दोहा, वहाँ पे प्रस्तावित किया गया दोहा में। और दोहा में 2012 से लेके आपका 2020 तक प्रस्तावित था, ठीक है। तो दोहा में कब तक हो गया? 2012 से लेकर 2020 तक प्रस्तावित है, ठीक है, 8 वर्षों के लिए। तो ये समझ गए होंगे किसके लिए था?
ग्रीन हाउस गैसों के लिए, उसके नियंत्रण के लिए। आगे हम बात करें 58 पे बात करें, 58 पे देखें तो इसमें पूछा है कि भारत में विभिन्न राज्यों में कृषि गहनता के सही आरोही क्रम के संदर्भ में विकल्पों का सही चुनाव करें। इसमें बताना है कृषि की गहनता का आरोही क्रम क्या होगा। आरोही क्रम मतलब है कि क्या है, बढ़ते क्रम, ठीक है, बढ़ते क्रम में बताना है, ठीक है। तो सबसे देखो सबसे ज़्यादा कृषि आपको कहाँ देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश में। इसमें क्या है, ठीक है, आरोही पूछा है तो आपको बढ़ते ही क्रम में बताना है। तो महाराष्ट्र नंबर 1 है, फिर असम है, बिहार, फिर उत्तर प्रदेश। जैसा कि बताया उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्वाधिक कृषि देखने को मिलती है, फिर असम और बिहार महाराष्ट्र आपका हो जाता है, ठीक है। क्योंकि महाराष्ट्र इसलिए भी नहीं होगा कि महाराष्ट्र का आधा जो पोर्शन है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, और आधे से 1/3 हिस्सा जो है इसका, मतलब एक हिस्सा देखेंगे कि यहाँ पे जल का अभाव रहता है, तो यहाँ पे कृषि उतनी सुगम नहीं है जितनी बिहार और उत्तर प्रदेश में है। तो आप इसको आसानी से टिक कर सकते हो, तो इसका पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, इसमें बात करें हम, इसमें भी आपको बताना है कि मिलान करना है कि मैंगो सावर जो है, जो मैंगो सावर है वो किससे संबंधित है। आपका मैंगो सावर किससे संबंधित है, आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मैंगो सावर जो आपका संबंधित है वो किससे है, कर्नाटक से, ठीक है। और नार्वेस्टर आपसे किससे संबंधित है, पश्चिम बंगाल से, ठीक है। लू किससे संबंधित है, उत्तर प्रदेश से, और ब्लॉसम सावर केरल से, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न था, ठीक है, ये बहुत आसान सा प्रश्न था, लगभग लोगों का ये सही हो जाता है। क्योंकि देखिए लू तो आपको जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चलता है, नार्वेस्टर आप केरल में चलते हैं। फिर 2 चीज़ें बची थी तो आप इसको मिलान कर सकते थे। और मैंगो सावर आप जानते हैं कर्नाटक में, और ब्लॉम सावर आपका केरल हो जाता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे इसको। आगे बढ़े हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं 60, ठीक है। 60 में देख लेते हैं क्या पूछा गया है आपका। सॉरी, बीच में कुछ छूट गया है, एक आध क्वेश्चन नहीं छूटा नहीं है, ठीक है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। तो 60 हो गया, ठीक है, ये 60 हो गया, 51 हो गया, मिलान हो गया। अब 60 देख लेते हैं। 60 में क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 में पूछा गया है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में शहरीकरण के बढ़ते क्रम को बताना है। तो ये तो आपका बहुत आसान सा प्रश्न था। शहरीकरण की बात करें, जो सबसे छोटा राज्य आपका है कि गोवा आपका, वहाँ पे सर्वाधिक आपको देखने को मिलता है आपको अर्बनाइजेशन। दूसरे पे आपका आ जाता है मिजोरम, फिर केरल, फिर पंजाब हो जाता है। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था। और वहीं पे बात करें केरल और गोवा और मिजोरम में आप लिटरेसी रेट भी आपको यहाँ पे देखने को अधिक मिलती है। लिटरेसी के साथ साथ आपको देखने को मिलता है यहाँ पे आपको अर्बनाइजेशन भी इन क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बात करें कि इसमें आपको कथन और तर्क दिए गए हैं 61 पे, ठीक है। कथन और तर्क दिए गए हैं, इसमें बताना है आपके कौन से कथन और तर्क सही होंगे, ठीक है। तो कौन से कथन और तर्क सही होंगे आपको बताने हैं। तो आप देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है, कहा गया है कि जो उच्च लवणता है वो 20 से 40 अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। उच्च लवणता 20 से 40 अक्षांशों के बीच पाई जाती है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो ये मान लिया गया कि नॉर्थ साउथ दोनों में ही उच्च लवणता आपको 20 से 40 के मध्य देखने को मिलती है। लवणता मध्य अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर घटती जाती है। ये भी आपका सही है, दोनों आपके ऑप्शन सही है, ठीक है। लेकिन व्याख्या नहीं करता है। मध्य अक्षांशों मतलब कि आपका 20 से 40 के में तो दिखता है, लेकिन आप उच्च अक्षांशों मतलब आप जैसे से ऊपर जाते हैं, ठीक है, 40, 50, 60, 90 के ऊपर जितने ऊपर जाते हैं आपको लवणता कम होती जाती है। क्योंकि लवणता जो बताया था कि जो लवणता है वो तापमान के विलोमानुपाती होता है। तापमान बढ़ेगा, ठीक है, तापमान घटेगा तो लवणता भी आपकी कम होती जाएगी, और तापमान बढ़ेगा तो लवणता भी, इसकी सागरीय लवणता बढ़ती जाएगी, ठीक है।
समानुपाती समझ लीजिए, समानुपाती मतलब तापमान बढ़ेगा तो लवणता आपकी जाहिर सी बात है आपकी घटेगी, मतलब बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आगे बढ़े 62 पे आ जाते हैं। 62 में पूछा गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से गणितीय वक्र है, ठीक है। तो गणितीय वक्र कौन सा है? लॉरेंज वक्र है गणितीय वक्र, ठीक है। लॉरेंज वक्र के बारे में बता देना चाहता हूँ। लॉरेंज वक्र होता है कि जब किसी वितरण को बताने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, किसी भी वितरण को बताने के लिए हम इसका लॉरेंज वक्र का प्रयोग करते हैं, मतलब ऐसे आमतौर पे वितरण के लिए, और उसमें वितरण में विचलन की दृश्य सीमा को निर्धारित करते हैं। जब किसी भी वितरण में क्या करते हैं, विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम लॉरेंज वक्र का प्रयोग करते हैं। लॉरेंज वक्र की बात करें तो ये 1905 में सर्वप्रथम यूज हुआ था। मैक्स और लॉरेंज ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था, ठीक है। 1905 में मैक्स और लॉरेंज ने इसका प्रयोग किया था, और इसका जो उपयोग आपको देखने को मिलता है वो सापेक्षिक गरीबी को देखने के लिए, नापने के लिए, और नगरों के संकेंद्रीकरण के लिए इसका मापन में यूज होता है। तो दो यूज है इसके आपका, ठीक है, सापेक्षिक गरीबी माप के लिए और नगरों के संकेंद्रीकरण माप के लिए करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे लॉरेंज वक्र आपका इसका सही आंसर था। मैंने इसके बारे में भी बता दिया आपको। 63 पे आ जाते हैं। 63 में आपको बताना है कि आपको चारों ऑप्शन पढ़ने और बताने इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो जो भांगर मृदाएं होती है वो पुरानी जलोढ़ मृदा होती हैं, बिल्कुल जलोढ़ मृदा होती हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। यहाँ पे बाढ़ का पानी एक बार आया होता है, दोबारा यहाँ पे नहीं पहुँच पाता, ये पुरानी जलोढ़ मृदाएं होती हैं। फिर भांगर मृदाएं बार बार जलमग्न होती हैं, ठीक है। तो यही नहीं होता, ये जलमग्न होती है तो ये भांगर नहीं बांगर होती, वो बांगर होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। भांगर मृदाएं सांद्रण और संधियाँ बहुत अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। जहाँ पे जल की मात्रा उनमें कम होगी तो जाहिर सी बात है उसमें संधियाँ, मतलब उसमें डस्ट पार्टिकल या उनमें जुड़ाव नहीं होगा उतना, ठीक है। तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये भी सही है आपका। और भांगर मृदाओं की अपेक्षा अधिक शुष्क क्षेत्र में और क्षारीय लवणता युक्त प्रदर्शित होती हैं, ठीक है। ये देखते हैं कंकड़ेली मिट्टी, ये इनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये आपके सारे सही हैं, बीच छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपकी सारे ऑप्शन सही हैं। बांगर मृदा क्या होता है? वो जलोढ़ मृदा होती है जिसमें हर बार बाढ़ का पानी आपको देखने को मिलता है। लेकिन भांगर में क्या होता है, वो एक बार बाढ़ का पानी आया होता है लेकिन दोबारा वहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 की बात करें तो 64 में पूछा गया है कि वह कौन सा राष्ट्र सार्क समूह का सदस्य नहीं है। तो ये तो बहुत ही मामूली सा प्रश्न था जिसमें 8 सदस्य हैं जैसे, तो इसमें से कौन सा होगा? अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव। ये बहुत आसान सा प्रश्न था खासतौर से ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए सबसे आसान सा प्रश्न था। बात करें हम सार्क की तो सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, ठीक है। इसको कहते हैं दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। इसमें 8 देश हैं। इसका जो गठन हुआ था 8 दिसंबर, इसका गठन क्या हुआ था? 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वो काठमांडू में है। जबकि 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसमें 8वें सदस्य के रूप में जुड़ा, ठीक है। तो समझ गए होंगे इसमें जो मैक्सिमम चीज़ें थी, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है। और देश के बारे में बात करें तो सारे सबको पता ही है, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने जो महत्वपूर्ण था मैंने बता दिया है। 65 की बात करें तो इसमें भी मिलान करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? तो प्रोस्टेलाइड भूटिया, ठीक है। प्रोस्टेलाइड भूटिया बिल्कुल ये गलत है। भूटिया जो आपका है वो क्या है? ये मंगोल प्रजाति है, ठीक है। ये आपकी मंगोल प्रजाति है, ये प्रोस्टेलाइड नहीं है, ये मंगोल प्रजाति है। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नार्डिक राजपूत होते हैं, मंगोल खासी भी होते हैं, और निग्राटो जो होते हैं वो खादर, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं, पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, ठीक है। भूटिया के बारे में एक चीज़ ये है कि ये माइग्रेंट ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है। ये कहते हैं मौसमी माइग्रेंट, मतलब सीजनल होता ना कि सीजनल माइग्रेंट इनमें होता है कि ये ठंडियों में
आप मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं और गर्मियों में आप फिर पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो ये ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बूटियाँ महत्वपूर्ण भी था। 66 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा रोमन भूगोल वेत्ता नहीं है? ये भी आपका बहुत आसान सा प्रश्न है। तो रोमन भूगोल वेत्ता कौन से नहीं है? हिपार्कस, हिकेटियस, पेसिडोनियस, ये सब आपके यूनानी भूगोल वेत्ता हैं, लेकिन स्ट्रेबो आपके कौन से हैं? रोम भूगोल वेत्ता है, ठीक है। आपके कौन से हैं? रोम भूगोल वेत्ता। जबकि होमर, थेल्स, अलेक्जेंडर, हिकेटियस, एरेटाइस, हिपार्कस, पेसिडोनियस, ये सब सारे के सारे आपके यूनानी भूगोल वेत्ता हैं। ये भी बहुत आसान सा प्रश्न था ज्योग्राफी की दृष्टि से। 67 पूछा गया, इसमें पूछा गया किसी स्थान के मध्य तापमान और उसके अक्षांश के मध्य तापमान के अंतर को क्या कहा जाता है, ठीक है। इसमें पूछा बहुत आसान से, इसे बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। पूछा किसी स्थान के मध्य तापमान, किसी स्थान के, मानते हैं किसी भी कोई स्थान है, ये ए पॉइंट है, इस स्थान पे किसी स्थान के मध्य तापमान, यहाँ का जो तापमान है क्या है उसका, और इसके अक्षांश, मान लीजिए इसका अक्षांशीय जो है विस्तार है वो 10 डिग्री है, ठीक है, 10 डिग्री है। तो दोनों इसका पर्टिकुलर इस लोकेशन का तापमान और इस अक्षांश, इस स्थान पे बहुत सारे, इस अक्षांश पे 10 अक्षांश पे मान लेते हैं, चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो, इसमें बहुत सारी जगह स्थान आपको देखने को मिलेंगे 10 अक्षांश पे। मतलब ये तो देशांतर होगा। आप 10 अक्षांश की बात करें तो अक्षांश आपकी ऐसी रेखाएं चलती हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ, ठीक है। तो 10 डिग्री अक्षांश पे, तो यहाँ पे आपका मानते हैं यहाँ पे श्रीलंका भी पड़ जाएगा, इंडिया भी पड़ जाता है, इंडिया भी पड़ जाएगा, अफ्रीका भी आएगा, तो बहुत सारी जगह पे आएंगे। तो यहाँ पे जो तापमान है और किसी एक स्थान का तापमान और किसी अक्षांश का तापमान में दोनों का अंतर की बात कर रहा है, तो क्या होगी, उसे हम ताप असंगत कहते हैं, ठीक है। जब दोनों के तापमान में अंतर देखने को मिलता है, ठीक है, तो उसको हम सही रूप में बता देते हैं, जब किसी स्थान विशेष के औसत तापमान तथा उस स्थान के अक्षांशीय औसत तापमान के अंतर को हम क्या कहते हैं, तापीय असंगत कहते हैं, ठीक है। यही चीज़ होता है कि उस पर्टिकुलर स्थान, पर्टिकुलर ए प्लेस का जो है, इस प्लेस का पर्टिकुलर उस स्थान का तापमान और उस अक्षांश का तापमान, उस अक्षांश पे जो उस 10 डिग्री अक्षांश पे जो औसत तापमान है, उस दोनों का जो अंतर है उसको हम ताप असंगत कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। 68 की बात करें, 68 में पूछा है कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। 68 में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आपको ये बताना है। तो 68 में सहसंबंध जो होता है, ठीक है, सहसंबंध गुणांक, देखो क्या अगला है, उद्रोध और स्केल प्रक्षेपण के विकल्प पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं करता, गलत है। सहसंबंध गुणांक माप की इकाइयों पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं करता है। सहसंबंध गुणांक निर्धारण गुणांक और कोफिशिएंट और डिटर्मिनेशन फार्मूला होता है, ये भी नहीं होता है। सहसंबंध गुणांक शून्य पर आश्रित पर के मूल्य का आकलन नहीं कर सकता, ये सही आपका। शून्य पर जब होता है तो वो उसका आकलन नहीं कर पाता, इसलिए आपका डी सही होगा। सहसंबंध गुणांक, सहसंबंध होता क्या है ये जान लें। सहसंबंध गुणांक, सहसंबंध जो होता है वो उसी बारे में बताना चाहूँगा। जब दो परिवर्तनशील राशियाँ, ठीक है, जब दो परिवर्तनशील राशियों के परिवर्तन का प्रभाव दूसरे राशि पर पड़ता है, मतलब ए राशि है, कोई ए है और बी है, जब इसका दोनों के परिवर्तन का प्रभाव इस पर जब पड़ता है, जब इस ए का बी पर प्रभाव पड़ता है या बी का ए पर को क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन दोनों को ही आपसी संबंध को ही दर्शाने के लिए हम सहसंबंध करते हैं। जब सहसंबंध निकालना होता है तो दोनों में कोई ना कोई संबंध होना चाहिए, तभी हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो उसी की बात करता है। तो जो सहसंबंध जो होता है +1 और -1 के मध्य देखा जाता है, एक 0 भी होता है, तो ठीक है, इन्हीं के मध्य ये सहसंबंध प्रक्रिया चलती है। तो समझ गए होंगे आप। 69 की बात करें, 69 में जो कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो एकमैन अभिगमन या ट्रांसपोर्ट निम्नलिखित में से किससे होता है, ठीक है। तो वो किससे होता है, महासागर के ऊपरी भाग में, ठीक है, महासागर के ऊपरी भाग में। एकमैन जो होता है अभिगमन, एकमैन अभिगमन एक टर्म है जिसमें जो बात की जाती है किसी भी तरल पदार्थ, मतलब लिक्विड में
के ऊपरी भाग में, ठीक है, ऊपरी भाग किसी भी तरल पदार्थ के ऊपरी भाग में हवा से चलने वाले परिवहन को, ठीक है, किसी तरल पदार्थ का मतलब किसी भी जल में चलने वाले, ठीक है, जल में चलने वाले परिवहन को हम क्या कहते हैं, एक्मैन कहते हैं। लेकिन उसको जब हम टर्मोलॉजी में करते हैं तो कुछ अलग होता है। लेकिन बस मान के चले कि जब जल में कोई भी परिवहन चलता है वो भी हवा के मैक्सिमम हवा या जैसे भी तो चलता है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, ऊपरी भाग में जो जलयान चलते हैं उनको हम कहते हैं एक्मैन, ठीक है। एक्मैन अभिगमन आसान सा है, जब जल में चलता है, ठीक है, ऊपरी भाग में, अंदर भी चलता है, लेकिन उसको जब हम ऊपरी भाग को, देखो पनडुब्बी होता है वो अंदर भी चलता है, यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा। लेकिन हम ऊपरी भाग में जब करते जलयान की बात करेंगे तो वहाँ पे हम एक्मैन अभिगमन यूज करेंगे, ठीक है, उसको हम अभिगमन कहेंगे। 70 नंबर पे आ जाते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर वायु असंगत गुणों के संबंध में विचार कीजिए। तो 70 नंबर में आ जाते हैं। तो वायु असंगत की जो संकल्पना है वो सर्वप्रथम आपको देखने को मिलती है कि वी वर्गनीज और इनके बेटे थे जे वर्गनीज, मतलब बाप बेटों ने मिलकर दोनों दिया था वर्गनीज, ठीक है। इन्होंने दोनों बाप बेटों ने मिलकर ये वायु संहत गुणों, मतलब वायु राशियों से संबंधित इनकी संकल्पना है। वी वर्गनीज और जे वर्गनीज दोनों पिता पुत्र थे जो कि आपके नॉर्वे के से संबंध रखते थे। वायु राशियों का संबंध जो है, वो वायु राशियाँ जो होती हैं वो क्या होता है, वायुमंडल में का एक विस्तृत भाग है, जैसा कि आपको पता ही है, जो कि क्षैतिज रूप से तापमान और आर्द्रता के जो होता है, जैसे वायुमंडल में वायु राशियाँ जो हैं वो तापमान और उसमें जो संबंध आर्द्रता से उससे संबंधित ये समानांतर होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो वायुमंडल में होती हैं वायु राशियाँ उनसे संबंध रखता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। तो देखो वायु का विस्तीर्ण निकाय बॉडी है, ठीक है, सही है आपका, ये सही है। फिर किसी समांग भौतिक गुण होते हैं, काफ़ी समांग भौतिक गुण होता है, ये भी सही है आपका। फिर आपका क्या पूछा गया कि ये हल्की अपसारी हवाओं से संबंध रखता है, ठीक है, लेकिन अभिसरण क्षेत्र से संबंध हो, किसी पर्टिकुलर एक स्थान से संबंध नहीं होता, ये सब जगहों पे देखने को मिलता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर पर जाते हैं। 71 नंबर में पूछा गया है किसी भी वायव्य फोटो के संबंध में जलोढ़ और विसर्पों की पहचान के लिए बिंब निर्वाचन किया जाता है। मतलब फोटो सैटेलाइट फोटो के से संबंध के बारे में पूछा गया है कि कोई जलोढ़ पंख है या विसर्प है, ठीक है, ऐसे विसर्प है कोई भी ऐसे या जलोढ़ पंख है, तो उसकी पहचान के लिए वायु फोटो के पहचान के लिए कि कैसे ये चीज़ क्या है, उसके लिए पूछा गया कि कौन सा होगा, आकार, आकृति, टोन या गठन। तो वो क्या होता है, आकृति, क्योंकि इसमें आप जब ऊपर से देखते हैं तो आपको इस बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप सेटेलाइट से फ़ोटो लेते हैं तो आपको बहुत सारी आइडेंटिफाई करनी होती है। तो वो आइडेंटिफिकेशन क्या चीज़ें होती हैं, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें से मैं बताना चाहूँगा कि जब आप सेटेलाइट से फ़ोटो लेते हैं या वायुयान से फ़ोटो ऑब्जेक्ट का या आपका टारगेट पॉइंट का फ़ोटो लिया जाता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें 8 आपके एलिमेंट होते हैं। वो क्या क्या है, आपका आकार भी हो सकता है, कोई भी आकार हो सकता है, आकार के रूप में, आकृति के रूप में, छाया के रूप में, शैडो के रूप में, या रंग के रूप में हो सकता है, इसको हम टोन भी कहते हैं। फिर ठीक है, गठन के रूप में, प्रारूप के रूप में, साचर संबंध के रूप में, कई सारे रूप में होता है। लेकिन हम प्राकृतिक चीज़ों का जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, प्राकृतिक और मानवीय चीज़ों का, खासतौर से उसमें प्राकृतिक चीज़ों का मतलब फिजिकल एलिमेंट जो जितने भी हैं उसका क्या किस रूप से आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका आकृति के रूप में, उसका शेप कैसा है, ठीक है, उसके आधार पर करेंगे। तो आई होप समझ गए होंगे इसको। 72 में आते हैं। 72 में पूछा क्या गया है, 72 में पूछा गया भूगोलवेत्ता भूगोल के सामान्य अथवा सार्वभौमिक तथा विशेष अथवा विशिष्ट रूप में द्विशाखन के रूप में प्रतिपादन कौन किया था। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो ये कौन से किया था, वारेनियस महोदय ने किया था, ठीक है, जिसका पूरा नाम है अर्नहार्ड वारेनियस, जिन्होंने सामान्य
बनाम विशेष भूगोल, यानी कि सामान्य मतलब क्रमबद्ध भूगोल, विशिष्ट या विशेष भूगोल माने प्रादेशिक भूगोल। इन्होंने 17वीं शताब्दी यानी कि 1650 ईस्वी में इसका विभाजन किया था। इनकी पुस्तक का नाम था सामान्य भूगोल, यानी कि जनरल जियोग्राफी। जी जनरल जियोग्राफी। कब, और ये पुस्तक कब लिखी थी? 1650 में। जी जनरल जियोग्राफी सामान्य भूगोल, ठीक है। उसी में इन्होंने भूगोल को बांटा था, सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल में। तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाए। 73 में देख लेते हैं। 73 में क्या पूछा गया है? 73 में आपको कथन दिया गया है, इसको आपको बताना है कौन सा आपका कथन आपका सही होगा। सिंधु गंगा मैदान जो होता है सर्वाधिक घनत्व वाला क्षेत्र में से एक है। सही, बिल्कुल सही है। सिंधु गंगा मैदान के ऊपरी भाग के पास जमीन और पर्याप्त जल है। तो ये तो जाहिर सी बात है, ये दोनों चीज़ें सही है। व्याख्या है, क्योंकि जनसंख्या के लिए दोनों चीज़ें आवश्यक हैं आपको, जमीन, उपजाऊ जमीन और पानी, किसी भी जनसंख्या के निवास के लिए। तो दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो कोई इसमें डाउट नहीं है। 74 देख लेते हैं। 74 में किया गया है प्रक्रियात्मक क्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित में से किस अभिलक्षण से? देखते फंक्शनल रीजन, ठीक है। फंक्शनल रीजन हो जाएगा। प्रक्रियात्मक क्षेत्र जो होता है वो किससे संबंध रखता है? तो प्रक्रियात्मक क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है उसको मैं बताना चाहूँगा। किसी विशेष जो फोकस बिंदु है, मतलब आपका कोई शहर है, ठीक है, उसके चारों ओर जो विशिष्ट, मतलब कोई भी जो उसके आसपास सराउंडिंग, जो इस CBD या किसी भी शहर के आसपास जो क्षेत्र हैं उनका कैसे जुड़ाव है उससे, उस शहर से, इसका, इनके आसपास क्षेत्रों का आपस में कैसा कनेक्टिविटी है, कैसा जुड़ाव है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रक्रियात्मक, फंक्शनल, ठीक है। उनका कैसा जुड़ाव है, कनेक्टिविटी है एक दूसरे से, ठीक है। उसके आधार पे हम उसका निर्धारण करते हैं। और ख़ास तौर से ये जो जुड़ाव होता है वो किस तरह से? ट्रांसपोर्टेशन से होता है। और आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल आपका होता है, और 2-3 चीज़ें आपकी, खासतौर से आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रवाह और आपका रॉ मटेरियल, यानी कि कैसे माल प्रवाह, आवृत्ति के आधार पे इसका निर्धारण किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? परिवहन आवृत्ति और माल प्रवाह आवृत्ति। तो आप देख सकते हैं कि जो शहरों में होते हैं, इसके आसपास सब जो टाउन एरिया होते हैं या विलेज एरिया हैं, तो उनसे क्या होता है, यहाँ पे शहरों में से जुड़े होते हैं। दोनों की निर्भरता एक दूसरे पे होती ही होती है। तो दोनों किससे जुड़ते हैं? आपका ट्रांसपोर्टेशन से, और जो कच्चा माल होता है या श्रम होता है, गांव से श्रम आता है, शहरों में कच्चा माल आता है। तो दोनों का आपसी संबंध जुड़ा रहता है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टिविटी, दोनों से कनेक्ट रहते हैं। तो समझ गए होंगे प्रक्रियात्मक क्षेत्र क्या होता है। बात करें हम 55 देख सकते हैं, जिसमें पूछा गया किस महादेश में ओपेक सदस्यों की संख्या अधिकतम है। ये बहुत बढ़िया सा प्रश्न था उस समय, ठीक है। तो जैसा कि पहले आप ओपेक के बारे में जान लें। ओपेक क्या है? ओपेक जो है ठीक है, ओपेक जो है बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। ओपेक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है, ये है, ठीक है। ये तेल निर्यातक देशों का एक समूह है, जिसका गठन 1960 में आपको देखने को मिलता है। 1960 में इसका गठन हुआ था, और जो कि इराक की राजधानी बगदाद में हुआ था। इसका गठन 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में हुआ था। और वर्तमान उस समय जब इसका गठन 1960 में होता, तो उस समय आप इसमें टोटल 5 देश थे। 5 देश क्या क्या थे आपके? इराक, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, वेनेजुला एक देश था जो आपका कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलता है वेनेजुला। बाकी आपके चारे अरब कंट्री के देश थे। लेकिन बाद में इसमें वर्तमान समय में बात करें तो पहले 15 देश थे, लेकिन वर्तमान समय में की बात करें तो यहाँ पे अभी 14 देश ही बचे हैं। 2019 में कतर इससे अपने आप को अलग कर दिया है, तो अभी वर्तमान समय में आपकी 14 ही देश देखने को मिलता है, ठीक है। और बात करें सर्वाधिक, जो इसमें पूछा गया है कि सर्वाधिक देशों की संख्या कहाँ पे आपको देखने को मिलती है। जो टोटल 14 देश हैं उसमें से आपके 7 देश तो उसी से गए, अफ्रीका से। 7 देश अफ्रीका के हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, गिनी, गैब्रो और लीबिया, नाइजीरिया। तो ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम कंट्री आपके अफ्रीकन कंट्री आपके मिडिल अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। तो समझ गए होंगे।
कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, अफ्रीका हो जाएगा 7 देश। 76 की बात करें, 76 में देखें, किसी वलय के दोनों किनारे समानांतर होने के साथ साथ एक दूसरे के क्षैतिज भी हों तो वह किस प्रकार का वलन का उदाहरण होगा। ठीक है, वलन के बारे में बताना है कि समांतर होने के साथ साथ एक दूसरे के क्षैतिज हो जाए, मतलब कोई वलन है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे वलन होता है कि ऐसे ऐसे स्पेस, जब ये कह रहा है कि ऐसे हो जाए, ऐसे करके हो जाए, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका सायन वलन। समझ गए होंगे, आपका क्या हो जाएगा, सायन वलन हो जाएगा। वलन के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जब क्षैतिज संचलन होता है, जो वलन का कारण होता है, जब क्षैतिज संचलन दोनों तरफ से फोर्स लगता है, ठीक है, तो फोर्स लगने से क्या होता है, चट्टानें फोल्ड होने लगती हैं। ठीक है, क्षैतिज सम्मलन वलन जब दोनों तरफ से जब फोर्स लगता है तो उसमें क्या होता है, चट्टानें सिकुड़ने शुरू हो जाती हैं और वो उसमें फोल्ड आ जाता है, मुड़ाव आ जाता है। तो उससे क्या होता है, संपीड़न के कारण से इनमें मुड़ाव आ जाता है और अधिक बलन होने लगता है। और क्या होता है, कभी कभी एक तरफ से ज़्यादा आपका फोर्स लगता है और दूसरी तरफ से कम फोर्स लगता है, और ये अधिक लगने से ये अंदर की तरफ घुस जाता है और ऊपर वाला जो दूसरे साइड का होता है उस पर चढ़ जाता है, और ये लगभग लेटा हुआ आपको देखने को मिलता है और दोनों समानांतर देखने को मिलता है। इसे हम परिवलन, इसको परिवलन, सायन वलन, लेटा हुआ वलन, कई नामों से भी जाना जाता है। तो ये आसान सा प्रश्न था, लेकिन याद रखिएगा इसे दोनों बार क्वेश्चन पूछे गए, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, वलन और भ्रंशन दोनों से। इसमें मिलाना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आप देख सकते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, 77, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, आपका जूलियन वाल्पर्ट, आपका व्यवहारगत दृष्टिकोण सही है, अरस्तु अगनात्मक दृष्टिकोण सही है, रेडजल मनुष्य भूमि दृष्टिकोण सही है, डेविस इसका डेविस स्मिथ बिल्कुल ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण बिल्कुल इनका नहीं था, ये आपका ऑप्शन गलत है। जो स्मिथ महोदय थे वो कल्याणकारी भूगोल, ठीक है, रेडिकल ज्योग्राफर थे, इनको रेडिकल ज्योग्राफी कहा जाता है, और वेलफेयर ज्योग्राफर थे, ठीक है, कल्याणकारी भूगोल वेत्ता थे, कल्याणकारी भूगोल वेत्ता या वेलफेयर ज्योग्राफर थे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और स्मिथ अब महत्वपूर्ण भी है, तो याद रखिएगा, इससे हर बार स्मिथ से कहीं ना कहीं जुड़ा क्वेश्चन आपको पूछने को मिल जाता है, चाहे वो थॉट के हो या इकोनॉमिक ज्योग्राफी के हो। आगे हम बात करें कि इसमें पूछा गया है कि सतत विकास लक्ष्य के कितने गोल बताए गए थे और कितने टारगेट थे, मतलब लक्ष्य और कितने, मतलब उद्देश्य थे और कितने लक्ष्य थे। तो वो कितने थे आपके, 17 लक्ष्य थे आपके, मतलब उद्देश्य थे, और 169 लक्ष्य थे, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ऐसा तो मैंने बता दिया आसानी से, लेकिन अब आप जान लें इसके बारे में, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, कि इसमें बात किया जाता है कि हम अपने संसाधनों का विदोहन करें, लेकिन इतना ध्यान रखें कि भविष्य में भी उसका उपयोग, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी उसका उन संसाधनों का उपभोग कर वो भी ले सकें। ठीक है, ऑप्टिमम यूज करें और संसाधनों का विदोहन ना करें, उनको बनाए रखें, और जितना आपकी आवश्यकता है उसी अकॉर्डिंग उसका। तो 68 क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सतत विकास लक्ष्य के उद्देश्य को बताने, उद्देश्य कितने उद्देश्य थे और उसके लक्ष्य कितने थे, तो वो कितने थे, 17 उद्देश्य और 169 आपके लक्ष्य थे। ये इसकी बात करें, जब ये निर्धारित किया गया तो वो कब किया गया था, सितंबर 2015 में इसका निर्धारण किया गया, गोल बनाया गया था। वो कब से कब के लिए माना गया था, जबकि वो माना गया है, निर्धारित किया गया है इससे से आपका 2030 तक ये सारे टारगेट आपके अचीव कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 2015 में ये सम्मेलन हुआ था, वो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के डेवलपमेंट सम्मेलन में हुआ था। ठीक है, संयुक्त यूएन सम्मेलन में इसको पारित किया गया था कि आपके क्या 17 लक्ष्य होंगे और 169 उद्देश्य होंगे, जिसकी शुरुआत आपको देख सकते हैं कि 1 जून 2016 से 2030 तक माना गया। 1 जून से, मतलब 2016 से लेके 2030 तक ये लक्ष्य पूरे कर लिए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। 69 की बात करें, 69 में आपका कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा ध्रुवीय प्रशांत महासागरीय पट्टी का भाग नहीं है। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न था, इसको आप बस प्रश्न को ध्यान से देखिए। देखो
सकालीन द्वीप, अब मैं द्वीपों के नाम बता दूंगा, आप इसमें से बता देना है कि वो जो अब आप प्रशांत महासागर ये द्वीप नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है वो इसका भाग नहीं होगा। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ, जो ये फिर से ये देख लें, देखिए इसमें से जो जो आपको आता है वो देख लें पहले। ओजर्स द्वीप, ठीक है, ये कहाँ पे आपका है? ओजर्स द्वीप है जो ये है आपका पुर्तगाल में। ठीक है, ये पुर्तगाल में है और कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में। ठीक है, ये कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में है, और जो कि पुर्तगाल के क्षेत्र में आता है आपका ओजर्स द्वीप। तो ये हो गया अटलांटिक, मतलब अटलांटिक महासागर, समझ गए होंगे। अटलांटिक महासागर आया तो ये तो जाहिर सी बात है यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी आपका एल्यूसियन द्वीप जो है, एल्यूसियन द्वीप है वो अलास्का है, अलास्का यानी कि प्रशांत महासागरीय भाग में आता है। और मिंडाना द्वीप है, जो मिंडाना द्वीप आपका आता है फिलीपींस में, और सखालिन द्वीप आता है आपका रूस का क्षेत्र में, मतलब रूस का ये पूर्वी जो क्षेत्र है यहाँ पे आपका सखालिन द्वीप है। तो ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा था? ओजर्स द्वीप, जो कि आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर पूछा कि निम्नलिखित में कौन से में से किस क्रिया की वजह से निम्न वलन पैदा होता है? तो कौन सा होता है वो? पट्टी का प्रॉपर्टी मोड़ना। जैसा कि जानते हैं कि जो वलन होता है वो जब संपीड़न बल के कारण, जब संपीड़न बल होता है और एक दिशा में दोनों दिशा से संपीड़न बल पड़ता है तो उसमें चट्टानों में ऐसे मुड़ाव पड़ जाते हैं, मोड़ पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आमने सामने जब बल पड़ता है तो क्या होता है? उसमें बंकन हो जाता है, मुड़ाव हो जाता है। और ये मुड़ाव आपको दो रूप में देखने को मिलता है। एक होता है आपका समवलन और एक होता है दूसरा वलन। ठीक है, इस वलन को हम फोल्ड कहते हैं, समवलन को वर्ब कहते हैं, WRAP। ठीक है, समवलन वलन कहते हैं। जब धरातल के ऊपर, जब कोई ऐसा वलन जब धरातल के ऊपर होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तब हम उसको कहते हैं उत्समवलन। ठीक है, जब धरातल के ऊपर कोई ऐसा वलन होता है, धरातल के ऊपर मतलब ऊपर ऐसे कोई पहाड़ है वहाँ पे ऐसी प्रक्रिया होती है तो हम उत्समवलन कहते हैं। और जब नीचे होता है तो क्या हमको क्या कहते हैं? असमवलन कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें से कौन सा होगा ऑप्शन इसका? प्रॉपर्टी का मुड़ना। तो ये इसमें उमज्जन निबंजन ये तो होता ही नहीं है, और प्रॉपर्टी विभंजन ये भी बिल्कुल नहीं होता। तो वलन जो संबंधित है वो धरातल के मुड़ने, चट्टानों के मुड़ने से संबंधित है। वो मैंने बता दिया बस ऐसे ही कि उसमें संवलन में क्या क्या चीज़ें आती है, तो दोनों बता दिया, उमज्जन मतलब उत्समवलन और असमवलन। प्रत्यक्षवाद का दर्शन कौन सा नहीं है? ठीक है, इसमें बताना है कि प्रत्यक्षवाद का दर्शन निम्नलिखित में से विश्वास नहीं करता है, तो आपको बताना है। तो आप प्रत्यक्षवाद को जान लें कि क्या होता है। प्रत्यक्षवाद जो है 1830 में किसने सर्वप्रथम दिया था? अगस्त काम्टे, जो कि एक समाजशास्त्री थे। और समाजशास्त्री क्या होता है? वो समाज में मतलब प्रत्यक्ष जो अनुभूतियाँ होती हैं उसके आधार पे उन्होंने माना कि ये अनुभववाद है। प्रत्यक्षवाद एक अनुभव है, ये एक हम फील करते हैं। अनुभविकवाद इम्पिरिकलिज्म जिसे कहते हैं, ठीक है, इम्पीरियल यानी कि अनुभववाद की बात करें तो अनुभववाद होता है जो हमें ज्ञान के अवलोकन के लिए किया जाता है, और इसमें आदर्श पर निर्भर होते हैं। पूर्णतः हम आदर्शों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, हम आदर्शों की बात करते हैं। लेकिन इसमें हम किसी भी ऐसी चीज़ों को जिनका परीक्षण नहीं कर सकते हैं, जैसे मूल्य हो गया, हमारे विश्वास हो गए, व्यवहार हो गया, पूर्वाग्रह हो गया, रुचि हो गई, तो इन सब के आधार पे हम किसी का भी हम उसको नहीं मान सकते हैं, उसको तर्क के रूप में या उसको जांच के रूप में नहीं ले सकते हैं, जिनकी जांच नहीं की जा सकती है। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? देखो, सत्य, तथ्य, वस्तुपरक ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अनुमान क्या है? इसको हम माप नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसने कहा कि अनुमान बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा। फिर 82 देख लेते हैं। 82 में क्या कहा गया था कि किस अरब भूगोलवेत्ता की सर्वाधिक व्यापक यात्राएं आपको देखने को मिलती है? तो इब्न बतूता तो ये कह सकते हैं कि इसने दुनिया में उस समय के लगभग अफ्रीका हो, एशिया हो, एशिया मतलब अफ्रीका में बहुत सारे देशों में वो घूमा था। फिर एशिया में बहुत सारे मुस्लिम कंट्री, इंडिया, चाइना,
मालदीव, श्रीलंका, लगभग हर जगहों पे, लगभग एशिया में बहुत सारी जगहों पे ये भाई साहब घूम चुके थे। ठीक है, तो ये उनकी किताब का नाम है जो रेहला। इनकी जो यात्राओं का वर्णन है उसको रेहला में आपको देखने को मिलता है, जो कि उस क्षेत्र में उन मुस्लिम देशों के या जहाँ पे उन्होंने यात्राएं करते थे उनकी राजनीतिक स्थिति क्या है, राजनीतिक पर विमर्श क्या है, उस पर लिखी किताब है। लेकिन इसमें आपको उस क्षेत्र का ज्योग्राफी भी देखने को मिलती है, खासतौर से वहाँ की मृदा के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में और इकोनॉमी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आगे हम बात करें फिर 83 की। 83 में कहा है कि होलाइन, ठीक है, इसमें पूछा है होलाइन निम्नलिखित में से किस में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को इंगित करता है। तो वो किस में करता है? होलाइन मतलब आपका लवणता से संबंधित है होलाइन। ठीक है, टर्मिनोलॉजी है 83। ठीक है, तो इसमें बताने की जरूरत तो नहीं है। होलाइन मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। क्या होता है, जब सागरीय लवणता, जब समुद्र में आप जाते हैं, ये जाते हैं, ठीक है, 300 से लेके 1000 मीटर के नीचे, ठीक है, इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि तीव्र लवणता, ठीक है, इसके नीचे आप तेज़ी से लवणता में परिवर्तन देखने को मिलता है। उसको हम क्या कहते हैं? होलाइन। ठीक है, समझ गए होंगे। टेम्परेचर के अलग है, लवणता के लिए अलग है। ठीक है, तो टेम्परेचर में भी यही होता है कि 1000 के बाद टेम्परेचर में तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है। वही सेम ही है लवणता में भी, 300 से 1000 के नीचे जाने पे आपको लवणता में तीव्रता से परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसको हम होलाइन कहते हैं, उस रेखा को जिससे हम डिवाइड करते हैं। इसमें पूछा गया है कि 84 में कि आंकड़ों के ऊर्ध्व व अधो उत्थापन, आंकड़ों के ऊर्ध्व या अधो उत्थापन को निरूपित करने वाले सतह क्षेत्र अनुपात को दर्शाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हिप्सोमेट्रिक कर्व। ये पहली बार जोड़ा गया था और ये पूछा भी गया था। ठीक है, अच्छा था, ये बढ़िया प्रश्न था। हिप्सोमेट्रिक कर्व होता क्या है उसको हम जान लेते हैं। हिप्सोमेट्रिक कर्व जो होता है वो किसी भी दिए गए आधार तल के नीचे अथवा ऊपर विभिन्न चरों के, मतलब विभिन्न ऊंचाइयों के, मतलब फिर से हम पढ़ देते हैं इसको। किसी दिए गए आधार तल के नीचे अथवा ऊपर विभिन्न ऊंचाइयों की पृष्ठ क्षेत्र के अनुपात को दर्शाने के लिए हम उच्चतादर्शी, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? उच्चतादर्शी वक्र या हिप्सोमेट्रिक कर्व। यानी कि ये बात हो गया, कोई आधार तल है, उसके ऊपर या नीचे, इसके ऊपर या नीचे दोनों की ऊंचाइयों के ऊपर या नीचे, मान लें जो भी आधार तल होगा उसके ऊपर या नीचे जब हम देखते हैं तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात को, ऊंचाई या नीचाई के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहेंगे? हिप्सोमेट्रिक कर्व कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। इसका सर्वप्रथम प्रयोग आपको 1921 में देखने को मिलता है और इसका प्रयोग जो था उसने किसने किया था? इसका नाम था स्पेंड्रफ। ठीक है, स्पेंड्रफ ने इसका प्रथम प्रयोग किया था और इसका प्रयोग पहले महाद्वीपों और महासागरों की उच्चता दर्शाने के लिए किया जाता था। ठीक है, महासागरों और महाद्वीपों की उच्चता दर्शाने के लिए किया जाता था, क्योंकि जैसे आप मानते हैं कि कहीं भी धरातलीय उच्चता नापने के लिए क्या करते हैं, हम किसी भी आधार तल पहले लेते हैं फिर उसके आधार पे हम मापते हैं, तो वैसे ही ये भी होता है। 58 की बात करें तो 58 में देख सकते हैं भारत की उस नदी की पहचान करिए जिसकी विशेषता निम्नलिखित में है। उसका उद्गम अमरकंटक पठार से होता है, सही, या गंगा की सहायक की नदी है। तो अब इतने भी आप समझ गए होंगे, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन देख लेते हैं। ग्रीष्म में इसमें जल भराव रहता है। ठीक है, तो ये तीनों किस में देखने को मिलता है आपको? सोन नदी में। ठीक है, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है जो कि आपकी अमरकंटक से निकलती है और पटना जो कि बिहार में है, बिहार की राजधानी पटना है, पटना के पास गंगा में जाके ये मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी की बात करें तो आपको रिहंद और कुन्नड़ 2 सहायक नदियां हैं। समझ गए होंगे। ये देखिए, ये बढ़िया प्रश्न है आपका स्टैटिक्स से आता है। 86 क्वेश्चन नंबर है, इसमें आपको सॉल्व करना है। आपको इसमें क्या करना है कि आपका
आंकड़ों के आधार पर इसमें क्या क्या पूछा गया है, तापमान दिया गया है, मासिक तापमान दिया गया है, ठीक है, और इसका माध्य निकालना है, ठीक है। और माध्य का फार्मूला जो क्या होता है, माध्य बराबर, ठीक है, माध्य का जो सूत्र फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ, ठीक है। तो ये तो सूत्र होता है। अब इसमें जब आपको इस तरीके का फॉर्म दे दिया जाए, रेंज में दिया जाता है, तो आप उसका क्या करते हैं, आपका मिड वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा, यहाँ पे 25, 10 का बढ़ रहा है तो फिर यहाँ पे 35। अब क्या करते हैं, ये आपका क्या हो गया, यक्स हो गया, ये आपका यफ हो गया, ठीक है। यफ को जोड़ लेते हैं, इसको सॉरी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये चीज़ हो गया आपका, तो हम एफ को जोड़ते हैं, एफ को जोड़ेंगे तो आपका कितना है, 31 हो गया, सिग्मा एफ कितना हो गया, 31 हो गया। अब हम एफ एक्स करते हैं, एफ एक्स। अब हम इसका एफ एक्स मतलब है कि 15 का गुणा हम 6 से करेंगे, 15 छक्का 90, 25 को 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 25 दूना 50 यानी कि 500। तो आप ऐसे टोटल सिग्मा एफ एक्स जब निकालेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 235 बटे 31, तो काटेंगे कितना आ जाएगा 25, ठीक है। ये आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान है। मैं स्टैटिक्स जब पढ़ाऊंगा तो इसको बता दूंगा, जैसे कि समझ गए। इसमें क्या आपको मिड रेंज निकालना है, जब आपको ऐसे दे दिए हो, जब इसमें रेंज दे दिया हो तो आपको उसका मिड वैल्यू निकालते हैं जो एक्स के रूप में हो जाता है, ठीक है, वो एक्स के रूप में हो जाएगा आपका। फिर क्या करेंगे, ये आपका एफ हो जाता है, जो दिया गया संख्या होती है वो एफ हो जाता है। फिर आप एफ एक्स का गुणा कर लेते हैं, एफ और एक्स का गुणा कर लेते हैं और एफ को पहले जोड़ लेते हैं, वो सिग्मा एफ हो जाता है। फिर आप फार्मूला जानते ही हैं, सिग्मा एफ एम बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो आपका आंसर तुरंत से आ जाएगा और ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं था। और 87 देख लेते हैं। 87 में पूछा है, एडवर्ड उलमैन की परिवहन पद्धति के तरीकों के हिसाब निम्नलिखित में से कौन सा अनुपूरकता को निरूपित करता है। अनुपूरकता क्या होता है, जैसा अनुपूरक मतलब कि किसी भी क्षेत्र में, मानते कोई उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, कोई भी क्षेत्र है, कोई गांव है या कोई घर है मान लेते, तो मैंने खेती की या उस क्षेत्र में खेती हुई, या मान लेते भारत में खेती होती है, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पहले सरकार खरीदती है, फिर यहाँ पे स्टोर किया जाता है, तो पता चलता है कि हमारे देश में कितनी ज़रूरत है और कितना हमें सरप्लस उत्पादन हमने इस साल किया। हर बार आंकड़ा आता है तो पता चलता है हमारे पास सरप्लस आंकड़ा है कितना, 50 क्विंटल या 50,000 क्विंटल अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इस 50,000 क्विंटल को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो जिनमें कमी है या हमें जिनसे एक्सपोर्ट करना है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसकी पूर्ति करते हैं, या हमें कमी होती है तो हम दूसरी जगह से मंगाते हैं, तो उसी को हम अनुपूरकता कहते हैं, ठीक है। तो प्रदेशों के उत्पाद की मांग की पूर्ति करता है, ठीक है। तो यही बात हो जाती है कि वो क्या करते हैं, जब जिन क्षेत्रों में जिनमें सरप्लस होता है और किसी क्षेत्र में उसकी कमी होती है, तो वहाँ पे उसकी मांग होती है, तो जहाँ पे अधिक उत्पादन हो रहा है, तो उस सरप्लस उत्पादन हो रहा है, तो उस क्षेत्र से उत्पादन उन क्षेत्रों में भेजा जाता है। तो ये हो जाता है। आगे बढ़ जाए। आगे पूछा है कि नतिलंब के संदर्भ में नति की दिशा क्या होती है, तो वो क्या होता है, आपका समकोण होता है। ये हर मतलब कई बार पूछा गया, एकदम डिक्टो क्वेश्चन ही आ गया आपका प्रीवियस ईयर से, ठीक है। ये आपका पूरा एकदम डिक्टो वही प्रश्न आ गया, नतिलंब, ठीक है। तो क्या होता है, नतिलंब जो होता है, डिप आपका ऐसे, मानते कोई आपका ऐसे डिप मैंने लिया, ठीक है, कोई पहाड़ है और उस पर आप ऐसे खींचते हैं, इस पर खींचेंगे तो आपका एक रेखा खींच देते हैं, तो आपका लगभग 90 डिग्री का आपको कोण देखने को मिलेगा। इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, हम उसको बाद में बताते हैं। जैसे मानते हैं कोई डिप है, ऐसे मानते हैं, ऐसे कोई डिप है, डिप मतलब ऐसे है, मैंने ऐसे खींचा, फिर उस पर क्या कहते हैं, कोई लंब खींचते हैं तो हम समकोण पे खींचते हैं, सॉरी इस पर कि 90 डिग्री का इस पर कोण बने, ठीक है। हमेशा सीधा खींचते हैं एक, तो उस पर 90 डिग्री का कोण बनता है। हम इसको बाद में बताते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। 89 पे इस पर मिलान करना है कि निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित होगा, तो बताना कौन सा होगा। तो इसमें आपका सेफर जो है, इसका सारा का सारा एक दूसरे से मिलता चला जाएगा। इसमें सेफर जो है क्या है, अभिलाप सिद्धांत है। जेम्स लिवलॉक है जो है
वो आपका क्या है, और संरचनावाद से संबंधित है। OH स्पेट जो है वो किससे संबंधित है आपका, प्रायिकतावाद। और गिडेन जो है अमूल। तो ये शायद आपका आंसर जो था उसने इसको रिजेक्ट किया था इसका आंसर, ठीक है। लेकिन ये जो आंसर पहले आया था वो आंसर आपका 2 हो जाता है। 90 का देख लेते हैं। 90 में पूछा गया है कि आवश्यकता पूर्ति वक्राकृति के डोनस्की की संकल्पना, डोनस्की आवश्यकता पूर्ति की वक्र की डोनस्की संकल्पना में जीवन यापन के न्यूनतम स्तर कल्याण की अवस्था कौन सी है। तो ये बताना है, तो वो निराश्रित है, ठीक है। वो कौन सा होगा, निराश्रित। डोनस्की की बात करें तो डोनस्की जो थे उन्होंने आवश्यकता पूर्ति वक्र एक अपने दिया था कि कोई भी किसी को नीड है, आवश्यकता वक्र है, ठीक है, तो वो क्या होनी चाहिए। तो उसमें कहा था जीवन यापन के लिए क्या कि कौन सा न्यूनतम स्तर होना चाहिए, एक स्तर की वो लोगों को मिलना चाहिए, उसकी बात की गई थी। और उन्होंने कहा था जीवन यापन की अधिकतम स्तर कल्याण की अपर्याप्त अवस्था को निरूपित करता है, कि जो जीवन यापन का जो स्तर होता है, जो मतलब आवश्यकता पूर्ति वक्र जो होता है, वो जीवन यापन के अधिकतम स्तर कल्याण, मतलब कि जीवन का स्तर मतलब जीवन स्तर उच्चतम या गुणोत्तर हो, अच्छा उनका जीवन गुण अच्छा होना आवश्यक है, मतलब वो हो सकता है, उसके लिए इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। तो ठीक से मुझे ये समझ में नहीं आता क्योंकि थ्योरी मुझे उतनी अच्छे से मिली नहीं, तो मैं इसको देख के बाद में बताता हूँ। 91 देख लेते हैं। 91 में पूछा अल मसूदी निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखे थे। तो आपके कौन सी पुस्तक लिखे थे, किताब मुराज अल दहाब, फिर किताब अखर अल जबान, ठीक है, फिर हो जाएगा अल कानून अल मसूदी, तो ये नहीं है, ठीक है। किताब अल औसत अल मसूदी ने अल मसूदी खुद नहीं लिखी थी, याद रखिएगा। अल मसूदी ने अल मसूदी खुद नहीं लिखी थी, उनकी किताब को किसने लिखा था, अल बरूनी महोदय ने लिखा था, ठीक है। आप कब लिखा था, 1035 ईस्वी में, ठीक है, जिसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी इसमें। और 92 देख लेते हैं। इसमें निम्नलिखित में कौन सा शहर तप्त शहर या अर्बन हीट, ये बहुत सारी अभी शहरों के जो वर्तमान शहर हैं उसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अर्बन हीट की। तो उसमें कौन सा उत्तरदायी उदाहरण नहीं है ये बताना है। तो वो कौन सा होगा, उच्च पवनी गति, ठीक है। पवन की गति उच्च होने से या निम्न होने से, इससे उच्च होगा तो इसमें क्या होगा, कमी ही आएगी। लेकिन इसमें पूछा है कौन सा उत्तरदायी नहीं है, कौन सा उत्तरदायी है, ठीक है। तो प्रदूषण इसके लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल है। सारीय भवन, बहुत सारे भवन बने, ये भी उत्तरदायी है। सारों का केंद्रीय तापमान प्रणाली, ठीक है, ये तीनों हैं। लेकिन उच्च ताप गति बिल्कुल नहीं है। तो उच्च ताप गति होती वहाँ पे वायु की गति अधिक होगी, पौने अच्छे से चलेंगे, अधिक पौने वहाँ पे संचारित होगी, तो वहाँ पे तापमान कम होगा। लेकिन ये चीज़ें इसको के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसमें पूछा है उत्तरदायी हैं कौन से पूछा है, ठीक है, तीनों होंगे, एक नहीं होगा। 93 की बात करें, 93 में देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन सा ला नीना घटना से संबंधित है। तो वो कौन सा आपका, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। ये है आपका मध्य पूर्वी प्रशांत महासागर में असामान्य रूप से ठंडे जल का जमाव जो किसी परिणित काफ़ी तेज व्यापारी पनों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जो ला नीना है आपका है वो क्या है, एक ठंडी जलधारा है। जैसा कि आपको पता है ला नीना वो चलता कहाँ है, आपके दक्षिण अमेरिका में जिसको हम हम्बोल्टो की धारा पेरू, यानी कि आपके पेरू तट पर आपको ये ला नीना देखने को मिलती है। जब आपकी ना नीना जो होती है, अल नीनो जब बहती है वो गर्म धारा है। जब इसका प्रभाव समाप्त होता है तो ला नीना वहाँ पे बहती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, मतलब हाई प्रेशर इस समय बन जाता है। और आपके भारतीय उपमहाद्वीप में आपका हाई प्रेशर रहता है, इधर लो प्रेशर, क्योंकि ठंडी धारा, जब ठंडी धारा है तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। और यहाँ पे एशियन महाद्वीप में आपको हाई प्रेशर गर्मी में होता, तो जिससे सामान्य स्थिति मानसून की बन जाती है और इस समय वर्षा इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। जबकि वहीं अल नीनो में ला नीना में विपरीत हो जाता है, तब यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है। भारतीय महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में या ऑस्ट्रेलिया में आपका इसकी अपेक्षा आपको निम्न दबाव मिल जाए, तो ये इनवर्स चलने लगता है और इस क्षेत्र में वर्षा होती है। तो ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। हर बार पूछते हैं, दोनों से प्रश्न आए हैं, हर बार आए हैं। 94 देख लेते हैं। 94 में पूछा कि निम्न में कौन सा थनवेट की जलवायु वर्गीकरण का आधार है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। थनवेट का जलवायु का आधार कौन सा है,
तो वो कौन सा आपका वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता, ठीक है, कौन सा आपका वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता, इनके बारे में बता देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम 1931 में इन्होंने अपना जलवायु वर्गीकरण दिया था, जो कि नॉर्थ अमेरिका, आपका अमेरिका के जो अमेरिका है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका है, उसका जलवायु वर्गीकरण किया था, मतलब नॉर्थ अमेरिका का जो क्लाइमेटिक रीजन में इन्होंने बांटा था नॉर्थ अमेरिका को, और उसका मैपिंग भी किया था 1931 में, ठीक है। तो ये तो काम किया था नॉर्थ अमेरिका पे सिर्फ। लेकिन 1933 में इसमें इन्होंने थोड़ा सा उसका मॉडिफाई किया, इसमें परिमार्जन किया, संशोधन किया, और बाद में 1948 में उन्होंने पुनः इसमें विस्तृत रूप से बहुत सारे इसमें संशोधन किए, और उन्होंने अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता के को आधार मानकर इन्होंने अपना जलवायु वर्गीकरण दिया था। और तापीय दक्षता के आधार पर ही इन्होंने छः उन्होंने आधार लिए थे तापीय दक्षता के आधार पे, 6, जिसको इन्होंने ABCD में माना था, ABC लास्ट में आपका F हो जाता है, तो ठीक है। तो इन्होंने माने थे तापीय दक्षता के माने, A माना था उष्णकटिबंधीय, B माना था मध्य तापीय, और C माना था सूक्ष्म तापीय, और D टैगा, टुंड्रा और हिमाच्छादित, ठीक है। तो ये तापीय दक्षता के इन्होंने सबका तापमान अलग अलग दे रखा था, जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग तापमान आपको देखने को मिलते हैं। तो ऊपर रहेगा तो अधिक है वही तापीय दक्षता, जहाँ उष्णकटिबंधीय है तो वहाँ तापमान अधिक होगा, फिर जैसे जैसे नीचे आते हैं तापमान आपको कम देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई किसकी, थर्नवेट महोदय की बात हो गई, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 95 की बात देख लेते हैं। 95 में पूछा गया है कि मृदा के बारे में बताना है, मृदा मिलान करनी है, तो कौन सी मृदा होगी। तो आप जो इसमें से जानते हैं उसकी मिलान कर लें। तो जैसे मुझे जो याद था उस समय, तो उसका क्या था, ऑक्सीसेल्स, ठीक है, ऑक्सीसोल्स जो था वो लेटेराइट था, ठीक है। और मोसिसोल्स जो मुझे याद था वो क्या था, आपका चेरनोजम था। ये मुझे 2 याद थे, और इसी 2 से मैंने आंसर उस समय किया था। और उसके बाद में मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एंटीसोल्स जो होता है, एंटीसोल्स आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए, ठीक है, ऑक्सीसोल्स लेटेराइट, मोसिसोल्स आपका चेरनोजम। तो सी आपका 2 हो गया, सी का 2 कौन सा होगा, सी का 2 आप मिलान कर लें, सी का 2, ठीक है। इसमें ही दिया है आपका, सेकंड ही ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं A का 4 एंटीसोल्स आपका हो जाएगा गर्भ प्रादेशिक मृदा, और बी का आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा एंटीसोल्स भूरी मृदा। और आप देखें तीनों में मिला ही दिया है। और इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि 1975 मतलब 1975 में अमेरिकन मृदा संरक्षण जो वहाँ पे था अमेरिका में, वहाँ का जो सॉइल कंजर्वेशन सोसाइटी थी, सर्विस थी, उन्होंने मृदा को कई सारे क्लासिफिकेशन किए थे, ठीक है। कई सारे क्लासिफिकेशन में मतलब 6 क्लासिफिकेशन किया था अमेरिकन मृदा सर्विस ने, मतलब वहाँ के मृदा परीक्षण केंद्र है, उन्होंने 6 भागों में बांटा था। तो उसमें से जो कुछ मुख्य थे उनको मैं और बता देता हूँ, ठीक है। 6 रुपये में बांटा था, उसके बाद उसको सब रीजन में बांटा गया था, उसको 10 भागों में बांटा गया था, ठीक है। कुछ भी थे जैसे ऑक्सीसोल्स लेटेराइट होता है, मोसिसोल्स होता है, चेरनोजम हो जाता है, वर्टिसॉल हो जाता है, काली या रेंगुर मृदा हो जाती है, और इंसेप्टिसोल्स होता है, नवीन मृदा हो जाती है। तो काली मृदा के याद रखिएगा वो क्या होता है, वर्टिसोल्स, ठीक है। वर्टिसोल्स याद रखिएगा वो काली मृदा होती है या रेंगुर मृदा होती है। आगे बात करें हम 2 परितंत्रों के बीच में कौन से संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं, जो प्रतितंत्रों के बीच में कौन से संक्रमण जो क्षेत्र होता है हम क्या कहते हैं उसको, संक्रमण का, जाहिर सी बात है वो संक्रमिका ही होती है, उसको इकोटोन भी कहते हैं। और उसके बारे में बताना चाहता हूँ, इसमें जब 2 परितंत्रों में अधिक जैव विविधता होती है, जानते हैं जब 2 परितंत्र होते हैं तो क्योंकि एक परितंत्र अलग है दूसरा परितंत्र अलग है, जब दोनों का मिलान होता है तो 2 परितंत्र जब मिलेंगे तो उनकी जैव विविधता बढ़ जाती है, और जब दोनों मिलते हैं तो उनको क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को मिलान में इनको हम संक्रमण या इकोटोन के रूप में देखते हैं, ठीक है। और 97 पे आ जाते हैं। 97 में जो दिया गया, 97 में क्या दिया गया, 97 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा तत्व क्या लिखा है, आत्मसातीकरण की सामाजिक प्रक्रिया की अवरोध है। ये आपका सोशल ज्योग्राफी से है, सोशल ज्योग्राफी, ठीक है, जिसने पढ़ा होगा वो कर ले जाएगा। इसमें समाज के विकास के चरण होता है, ठीक है। आत्मसातीकरण की, सेल्फ रियलाइजेशन की जिसमें बात करते हैं कि हम खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देकर हम सोसाइटी
या समाज के विकास की बात करते हैं तो उससे संबंधित कुछ है, तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, एक हो जाएगा। 98 की बात करें तो 98 में पूछा गया निम्नलिखित कौन सा मौसम संबंधी आपदा नहीं है। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि इसमें सबको लगा होगा कि तो सारी चीज़ें मौसम संबंधी आपदा ही हैं, लेकिन नहीं। इसमें आपका जो बाढ़ है, भूस्खलन है और एवलांस है, ये तीनों के तीनों मौसम संबंधी आपदा नहीं है। ये मौसम ही तो है, लेकिन ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, ठीक है। ये तीनों की तीनों प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन मौसम के जब खराब होता है या वर्षा होती है उस समय बादल का फटना ये मौसमी आपदा है, डायरेक्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा शायद कन्फ्यूज़न हुआ होगा मेरे ख्याल से, जो मुझे लगता है, क्योंकि क्या होता है कि अन्य में क्या होता है कि जैसे मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं उनका परिणाम के स्वरूप, जब मौसम संबंधी घटनाओं के मौसम खराब है या बाढ़ की करे, उनकी मौसम हुआ, वो जो उनका जो रिजल्ट आया उसके बाद जो प्रक्रिया होती है उसके बाद होता है, तो इसलिए हम उसको प्राकृतिक घटना के रूप में लेते हैं। लेकिन बादल का फटना ये मौसम के उसी पीरियड में ही होता है, इसलिए बादल का फटना आपका क्या होता है, मौसमी आपदा है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये आपका यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में भी आपको पूछे जाएंगे। 99 पे आ जाते हैं, 99 पे देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें मिलान करना है, काफ़ी अच्छा प्रश्न था ये भी। मिलान करना है तो जोग जो जलप्रपात है वो कहाँ पे है आपका, शरावती नदी पे है, जो कि आपका कहाँ पे है, कर्नाटक हो जाता है, कर्नाटक राज्य में शिवमोगा जिले में है। इसको हम महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक है। ये कर्नाटक में है, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, और ये शरावती नदी पर स्थित है। फिर दूध सागर की बात करें तो दूध सागर जो है वो मांडवी नदी पे है, ठीक है। दूध सागर जो है वो मांडवी नदी, इसमें क्या लिखा है, मंडोरी नदी लिखा है, तो मंडोरी मतलब मांडवी नदी, ठीक है। तो ये कहाँ पे आपका है, गोवा में है। ये आपका गोवा पे है, गोवा और कर्नाटक के सीमा पे है। तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, गोवा और कर्नाटक की सीमा पे मांडरी नदी, या इसको हम मांडरी कहते हैं या मांडवी नदी, ठीक है। और शिव समुद्रम की बात करें तो शिव समुद्रम जाहिर सी बात है कावेरी नदी हो जाएगी, कावेरी नदी, जो कि ये भी कर्नाटक में ही आपको देखने को मिलता है। फिर क्या लिखा है, दुदुमा जो है आपका मचकुंद में हो जाएगा। मचकुंद आपका कहाँ पे है, उड़ीसा में है। उड़ीसा के किस जिले में, कोरापुर जिले में ये स्थित है, जो कि आपका उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश की सीमा में ये जलप्रपात देखने को मिलता। तो ये 99 हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न पे हम चलते हैं। अंतिम प्रश्न जो आपका पूछा गया है उसमें ये पूछा गया है कि मिलान करना है कि किस विद्वान ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो ये मैक्सिमम सारे बच्चों का सही होगा। तो इसमें रिटर ने लिखा था क्या, अडकोंडे। टालमी ने क्या लिखा था, अल्माजिस्ट। स्ट्रेबो ने जियोग्राफिया। और हिपार्कस ने लिखा था ऑन आयर एंड वाटर प्लेसेस। तो ये बहुत सा आसान सा प्रश्न था, तो आई होप सबने कर लिया होंगे। तो ये रहे आपके सारे प्रश्न, इसमें मैंने बता दिए, ठीक है। इसमें सारे प्रश्न मैंने कंक्लूड कर दिए, मतलब सब सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। जो कि ये पेपर हुआ था जून 2019 का पेपर, मैंने इसके पहले मैंने 150 क्वेश्चन बताए थे, और आज मैंने 51 से लेकर 100 क्वेश्चन बता दिए हैं। इसी कड़ी में जो एनडीए का जो पहली बार एग्ज़ाम कराया था वो महत्वपूर्ण भी है। वो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2018 में। हम इसके बाद 2018 का क्वेश्चन पेपर ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको जो इसमें कुछ डाउट हुए होंगे या कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी इस पेपर में, या जो कुछ टॉपिक आप मुझे नहीं समझ में आता, तो वो हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट में, तो मैं उसको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। बाकी थैंक यू।